हाँ तो बच्चों आ जाओ। तो आज करते हैं स्टार्ट एक नया चैप्टर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका चैप्टर एनपीओ। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ठीक है। तो आओ पहले थोड़े से बेसिक्स समझते हैं चैप्टर के, फिर प्रैक्टिस करेंगे काफी सारी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्संस हो गए और वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आपने जितने भी अकाउंट्स 11th और 12th में कुछ अकाउंटिंग कर रखी है, ठीक है, जर्नल, लेजर, और उसके बाद फिर फाइनल अकाउंट बनाते हो, पार्टनरशिप के भी बनाते हो, कंपनीज के भी। तो सारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट कमाना। ठीक है। तो जो भी उनकी पूरे साल की एक्टिविटी होती है उसका नेट रिजल्ट प्रॉफिट आप कैलकुलेट करते हो, उसकी जो भी ट्रीटमेंट है वो सब आपने अकाउंटिंग में कर रखी है। अब देखो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन ऐसे बनते हैं जो कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, मगर उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। क्या है फिर? तो उनका मेन मोटिव कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करना, कोई सर्विस प्रोवाइड करना, कोई सोशल वर्क करना। ठीक है। तो वो हो सकता है कि उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। ठीक है। तो उन एनपीओ की, उन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रुप ऑफ पर्सन है, उनके हम अकाउंट्स किस तरह से डील करेंगे वो सब हमने समझना है। अब बच्चे बोलते हैं सर कि प्रॉफिट अगर अर्न अर्न करना ही नहीं है, प्रॉफिट मोटिव ही नहीं है, तो ये अकाउंट्स क्यों बनाने की जरूरत है भाई? अकाउंट्स तो हम बनाते हैं प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है ना? तो बच्चों, अकाउंट्स का मतलब होता है कि रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करके कोई भी आपकी मनी ट्रांजेक्शन जो है उनको रिकॉर्ड करके उनकी पोजीशन देखना। ठीक है। तो कोई अगर नॉन प्रॉफिट भी है जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, मगर जो पैसे का हिसाब है या पैसे की ट्रांजेक्शन आप कह लो, तो वो तो उसमें भी होगी। जैसे आपको सिंपल मैं एक बोलूं कि आप लोगों ने एक पिकनिक अरेंज किया है, स्कूल ने पिकनिक अरेंज किया है, तो पिकनिक पे जाने के लिए स्कूल के बच्चों को लेके जाना है, पैसे तो वहां भी लगेंगे। ठीक है। मनी, पैसा, वहां भी ट्रांजेक्शन्स कुछ होंगी, कुछ कलेक्शन की जाएगी, बच्चों से कलेक्शन कर ली, 100-100 रुपए सब बच्चों से ले लिए। ठीक है। तो जो भी पैसा कलेक्शन होगा, फिर कलेक्शन में जो एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है, कुछ मील एक्सपेंसेस है, कुछ और छोटे छोटे खर्चे आ गए, तो हिसाब तो भैया वहां भी रखना पड़ेगा। ठीक है। तो चाहे प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती है वो तो रखती ही रखती है, अपना प्रॉफिट निकालेंगे। जो नॉन प्रॉफिट है, कोई ऐसा काम जो नॉन प्रॉफिट है, उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, मगर उनको पैसे का हिसाब तो रखना पड़ेगा ना भैया। ठीक है। तो बस वो जो पैसे का हिसाब है ना, हाँ, थोड़े से इसमें अकाउंट डिफरेंट होंगे, थोड़ी टर्म्स अलग होंगी। जो आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मल बिजनेस में जो टर्म्स पढ़ी हुई हैं, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और इसमें कैसे पैसे का जो हिसाब है, जो लेन देन है, ठीक है, तो उसको कैसे डील करेंगे, आओ देखते हैं। तो लिखो जी पहले थोड़े बेसिक्स, क्योंकि एमसीक्यू आपका क्वेश्चन आने हैं सीयूटी में। एमसीक्यू क्वेश्चन में उनके बेसिक जो थ्योरी हैं, कुछ टर्म्स हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना? तो कुछ मेन मेन पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपको नोट करवा दूंगा। निकालो अपना अपना रजिस्टर और पेन और आओ जी, रेडी हो जाओ। हाँ तो बच्चों, निकाल लिया सबने रजिस्टर और पेन? तो आओ कुछ टर्म्स, बेसिक टर्म्स लिखते हैं। तो नंबर 1 में तो लिखो, एनपीओ आर सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ब्रैकेट में आप लिख लें एंटिटी from its promoters, comma, which is
सेटअप, which is set up for the purpose to render some kind of services, some kind of services to to the members, or to the society. ब्रैकेट में आप लिख लें पब्लिक। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, या इसको थोड़ा सा इसी में ऐड कर लेते हैं एक पॉइंट। लिखें आगे, पब्लिक के आगे लिखे कॉमा, विदाउट मोटिव ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है जी। इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लें। एग्जांपल्स आर, लिखो जी, स्कूल्स, कॉमा, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स या पब्लिक हॉस्पिटल्स, कॉमा, स्पोर्ट्स क्लब, लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी कर सकते हैं, और आगे लिखें रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन लाइक टेम्पल, गुरुद्वारा। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। ठीक है। हाँ, प्राइवेट नहीं होने चाहिए, तो प्राइवेट स्कूल्स वो नहीं इस कैटेगरी में आएंगे, मगर पब्लिक स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होते हैं आपके। ठीक है। कुछ क्लब्स होते हैं, यहाँ स्पोर्ट्स क्लब की, हमारे क्वेश्चन में स्पोर्ट्स क्लब ज्यादा आएगा तो मैंने स्पोर्ट्स क्लब लिखवा दिया है। अदरवाइज कोई भी और एक्टिविटी, कोई क्लब होते हैं कि जो सोशल सर्विस के लिए कुछ क्लब या मेंबर्स इकट्ठे होके वो काम कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है। लाइब्रेरी हो गई, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो इन सब का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। मगर आप ये सामने जो भी एग्जांपल्स लिखे हैं, तो बच्चों कोई भी अगर स्कूल चलाना है, चाहे वो पब्लिक स्कूल है, तो उसको रन करने के लिए भाई पैसे तो लगेंगे ना, फंड्स तो चाहिए। तो जो पैसे लगेंगे, पैसे का जो, और वो जो हिसाब किताब है, वो तो फिर इसे भी अपने अकाउंट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो पैसा कहाँ से आएगा और क्या क्या खर्चे होंगे वो हिसाब रखना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स को करना पड़ेगा, कोई भी आप एक्टिविटी करें। ठीक है। इवन जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मंदिर है, कोई गुरुद्वारा है, कोई चर्च है, तो वो भी जब रन करते हैं तो उनके भी कुछ बेसिक मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होते हैं, एक्टिविटी वहां पर होती है, जो वहां कुछ खर्चे होते हैं। तो वो खर्चे कहाँ से उनको, जो सोर्स ऑफ इनकम क्या है और एक्सपेंसेस क्या क्या है, तो वो सब भी देखना पड़ता है। ठीक है। तो हिसाब तो भैया हर चीज का लिखना चाहिए। जहां भी पैसे, मनी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वहां हिसाब आ ही जाता है, अकाउंट्स आ ही जाते हैं। ठीक है। तो एक पॉइंट और इसी में लिख ले,
फिर आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन is to ensure fulfillment of the functions ब्रैकेट में आप लिख लें सर्विसेज for which the organization was founded, founded ब्रैकेट में या started। तो ये तो आपका एक थोड़ा सा बेसिक हो गया। एनपीओ होते क्या हैं, उनका मेन एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। और वो ऑब्जेक्टिव में जो भी सर्विस वो देना चाहते हैं उनका, उसको फुलफिलमेंट होनी चाहिए। वो फंक्शन जो है वो तरीके से ऑपरेट होना चाहिए। जैसे स्कूल्स हैं, उनका मेन मोटिव क्या होगा, एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। चैरिटेबल हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटीज देना। स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, वहाँ पे अपने मेंबर्स को स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जो एंटरटेनमेंट होगी, जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वहाँ पर वो एंटरटेन कर सकते हैं, अपना फैसिलिटी ले सकते हैं। लाइब्रेरी, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं अब। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा भैया, पैसा कहाँ से आएगा। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट तो अर्न करना है नहीं। मेन सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर एनपीओ। तो बच्चों एनपीओ जो होते हैं वो मेनली डिपेंड करते हैं डोनेशंस पे, ठीक है जी। डोनेशंस हो सकती हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस हो सकते हैं। कंट्रीब्यूशन के लिए आप लिख लें मेंबरशिप फीस। मेंबरशिप फीस, जिसके ब्रैकेट में आप लिखें एक अच्छा सा नाम, सब्सक्रिप्शन, जो कि पूरे चैप्टर में हम यूज करेंगे सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फीस, ठीक है। और लिख सकते हैं नंबर 3 पे लिखें गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट या सब्सिडीज, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, तो वो गवर्नमेंट वहाँ ग्रांट करती है, डोनेशन मतलब हेल्प करती है, सब्सिडी देती है। गवर्नमेंट स्कूल्स में पैसा कहाँ से आता है, तो मेनली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो वहां से फिक्स अमाउंट कुछ आता है, और वहां से उसी अमाउंट में से फिर आगे एक्टिविटी जो भी एक्सपेंसेस हैं तो वो सारे किए जाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है जी। चलो उसके बाद लिखो जी, कुछ एक्सपेंसेस भी लिख लो। फिर एक्सपेंसेस क्या होते हैं, मेन एक्सपेंसेस ऑफ एनपीओ। तो एक्सपेंसेस बेसिकली क्या है, स्टाफ सैलरीज, जो भी सैलरीज हैं वो पे करनी होती है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो आगे स्टाफ रख रहा है, स्टाफ मेंबर्स को सैलरी पे करनी है। कोई रेंट हो सकता है, रेंट पेड। कोई स्टेशनरी वगैरह का खर्चा हो सकता है।
या कुछ सम काइंड ऑफ रिपेयर। सो एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं, जो भी एक्टिविटी है उससे रिलेटेड, ठीक है, उस एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे तो वो आपने ले लेने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे। ठीक है, ये कुछ बेसिक लिख लिए। मेन आपको सोर्स पता होना चाहिए भी पैसा कहाँ से आएगा। तो यहाँ पे कोई सेल तो कर नहीं रहे कि गुड्स खरीदी और बेच दी और वहां से फिर प्रॉफिट भी आएगा। तो गुड्स तो बेचने नहीं है, ठीक है, कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, सोशल सर्विस करनी है, कुछ भी उसमें, तो वहां से पैसा, ये मेन दो तीन सोर्सेस हैं। और भी हो सकते हैं, वो हम आगे एक चैप्टर में पढ़ेंगे। मेन आपके ये तीन सोर्स हमने लिख लिए। एक्सपेंसेस तो बहुत सारे हो सकते हैं। आओ जी, आगे बढ़ो, नेक्स्ट पेज निकालो जी। फ्रेश पेज लें, फ्रेश पेज पे लिखें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ। तो यहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, तो ये एनुअल अकाउंट्स, हर एनपीओ एनुअल अकाउंट साल साल, हर साल के अकाउंट्स कुछ बनाएगा। तो नंबर वन पे लिखें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। नंबर टू पे लिखें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और नंबर थ्री पे लिखें आप बैलेंस शीट्स। चलो बैलेंस शीट ये हो गई। तीन अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसके आगे लिखें ब्रैकेट में या एरो डाल के लिखें लाइक कैश अकाउंट। जब मैं कैश बोलूँ तो कैश और बैंक दोनों मतलब सेम ही है। ठीक है, कैश और बैंक यानी मनी ट्रांजेक्शन जो है, पैसा आया गया, तो ये कैश अकाउंट की तरह होता है हमारा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जैसे नाम से भी पता चल रहा है, रिसिप्ट क्या होंगे, कैश रिसीव्ड, और कैश पेमेंट्स। उसके बाद इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एक स्कूल है, तो स्कूल अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का थोड़ा सा हिसाब रखेगा ना, कि खर्चे कौन कौन से किए हैं भैया, ठीक है, पूरे साल में एक्सपेंसेस क्या हुई है, कहाँ कहाँ से इनकम आई है, ठीक है। तो उसके लिए वो एक अकाउंट बनाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाएंगे नहीं वो, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव है नहीं, मगर ये बनता वैसे ही है। तो इसके ब्रैकेट में लिख लें लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पी एंड अकाउंट लिख लो। तो ये बनता हो वैसे ही है, ऑलमोस्ट उसमें वही रूल्स अप्लाई होंगे। ठीक है, चलो। बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट तो आप बहुत सारी बना चुके हो, एसेट्स लाइबिलिटी की डिटेल होती है। इसमें ब्रैकेट में लिख लें फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो ये आपके लिए एक थोड़ा सा नया स्टेप है। ठीक है, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग ये हम फॉलो करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये भी सीखेंगे। बेसिक वैसे ही होगा, एसेट लाइबिलिटी वैसे ही होंगी, थोड़ा सा अकाउंटिंग कंसेप्ट आपका नया आ जाएगा, फंड बेस्ड हो जाएगा। ठीक है जी। आओ जी, इसके बाद लिखें बच्चों आप, कुछ हमारी बेसिक टर्म्स होती हैं। लिखो जी, कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस। तो बच्चों ये बेसिक्स हमने कुछ पढ़े हुए हैं, हमारे लॉजिक होते हैं। कुछ ट्रांजैक्शन होती हैं कैपिटल नेचर की,
जिनको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कुछ ट्रांजेक्शन हैं, जिनका बेनिफिट या अफेक्ट जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। और कुछ होती है रेवेन्यू नेचर की। रेवेन्यू नेचर छोटी मोटी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, ठीक है ना। तो ये सब हमने पहले लॉजिक अकाउंट्स में सारा पढ़ा हुआ है। तो आओ जी लिखो फिर। नंबर 1 पे लिखें कैपिटल रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स का मतलब है कैश रिसीट या पैसा मिलना, ठीक है। पैसा आया। पैसा आया। तो जो पैसा आता है वो कहाँ से आ रहा है, और कौन सी रिसिप्ट है वो? कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट मतलब लॉन्ग टर्म पर्पस है उसका कुछ, या वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो वो हम डिफरेंशिएट थोड़ा सा करेंगे। तो आओ जी, कैपिटल रिसिप्ट में सबसे पहले लिखें आप लाइफ मेंबरशिप फीस। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, लाइफ मेंबरशिप फीस है। तो लाइफ मेंबरशिप फीस ऑब्वियस है, लॉन्ग पीरियड के लिए आपको कि, ठीक है, वो मिल रही है। नेक्स्ट लिखें लेगेसीज। ब्रैकेट में एक छोटा वर्ड लिखें स्पेसिफिक। कुछ स्पेसिफिक लेगेसीज। अब लेगेसीज क्या होती हैं, ये कुछ नई टर्म्स आपके सामने आएंगी, ठीक है, तो उनका धीरे धीरे साथ साथ हम मीनिंग समझेंगे सारा। सी में लिखें स्पेसिफिक डोनेशंस। तो डोनेशंस जो मिलती हैं, कभी कभी उनका एक पर्पस होता है। पर्पस स्पेसिफाई किया होता है कि किस काम के लिए वो डोनेशन मिली है। और अगर उसका काम मेंशन नहीं है तो उसको हम जनरल डोनेशन, ठीक है, कोई स्पेसिफिक काम के लिए नहीं, बस ऐसे ही डोनेशन मिल गई है। तो दो टाइप की डोनेशन हो जाएगी, ठीक है। और एक और लिख लो फिर, डी। डी में आप लिख लें सेल ऑफ एनी एसेट। सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट आप लिख लें। कोई फिक्स एसेट है वो सेल कर दी, तो ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट बोली जाएगी, ठीक है। स्पेसिफिक डोनेशंस के ब्रैकेट में कुछ लिख लें। एग्जाम्पल, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, या स्लैश करके लिख लें प्राइस फंड, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यानी पर्पस जो है वो स्पेसिफाई है। और बहुत सारे हो सकते हैं। स्पोर्ट्स फंड के लिए पैसा मिला है, बिल्डिंग फंड हो गया, कोई टूर्नामेंट फंड है, ठीक है। तो कोई स्पेशल एक्टिविटी के लिए अगर आपको डोनेशन मिल रही है, स्पेसिफिक डोनेशन कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक है जी। लेगेसीज के ब्रैकेट में अभी फिलहाल लिख लें बाय विल। बाय विल, विल क्या होती है? बाय विल होती है जैसे वसीयत। वसीयत से कोई पैसा वगैरह मिलता है ना, ठीक है। तो विल, किसी ने प्रॉपर्टी अपने आपके जो क्लब है उसके नाम कर दी, या स्कूल के नाम अपनी प्रॉपर्टी कर दी, लेगेसीज। तो वो कहता है मेरे मरने के बाद मेरी ये जो प्रॉपर्टी है, ये इस हॉस्पिटल के नाम कर देना या स्कूल के नाम कर देना, तो वो ट्रांसफर हो जाएगी। तो वो भी एक तरह से डोनेशन है, ठीक है। तो लेगेसीज उसको बोलते हैं। तो ये सारी कैपिटल नेचर की रिसिप्ट्स हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट लिखें। नेक्स्ट में आप लिख लें रेवेन्यू रिसिप्ट्स।
लिखो जी, नंबर वन, जनरल डोनेशन। तो डोनेशन का अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, खाली डोनेशन लिखा हुआ है और पर्पस नहीं बताया, तो वो जनरल डोनेशन ही है। ठीक है जी। इसके बाद, हमने एक वर्ड लिखा था, मेंबरशिप फीस, जिसका एक नाम था सब्सक्रिप्शन, जिसका हमने नाम याद किया था सब्सक्रिप्शन। ब्रैकेट में लिख सकते हो मेंबरशिप फीस। ठीक है। तो ये एनुअल होती है यूजली, एनुअल मेंबरशिप फीस। एक ऊपर आया था लाइफ मेंबरशिप फीस। तो लाइफ तो एनुअल नहीं ना होगी, पूरी लाइफ टाइम के लिए एक पर्सन को आपने मेंबर बना लिया और उससे कुछ पैसे ले लिए, ठीक है, वो लाइफ मेंबरशिप फीस हो गई। वो तो वन टाइम ही होगी ना, लाइफ तो एक ही होगी उस पर्सन की। तो उस पर्सन से, उस मेंबर से आप एक ही बार पैसा लाइफ के नाम पे, लाइफ के लिए उससे ले लोगे, पूरी लाइफ के लिए मिल दे दिया उसने। उसके बाद वो अपनी लाइफ में मेंबरशिप के लिए पैसा नहीं देगा। ठीक है। तो वो तो लॉन्ग टर्म हो गई। बट अगर वो एनुअल दे रहे हैं मेंबर्स, तो एनुअल मेंबरशिप जो हो गई, वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो जाएगी। नेक्स्ट लिख लो भाई फिर, सी पार्ट। सी पार्ट में उसके बाद और बड़ी सारी छोटी छोटी इनकम जो आपको मिलती हैं, लाइक इंटरेस्ट रिसीव्ड हो सकता है, रेंट रिसीव्ड लिख लो। चलो एक और लिखो, नया नाम, लॉकर रेंट। लॉकर रेंट, जैसे कोई स्पोर्ट्स क्लब है, तो वहां पे लॉकर्स बने होते हैं। ठीक है। लॉकर्स किस लिए होते हैं? हर मेंबर को एक एक लॉकर दे दिया, तो वो जो मेंबर हैं, वो अपना, आप गए अपने स्पोर्ट्स क्लब गए हो, वहां पर आपका जो सामान है, अब आप खेल रहे हो और आपके भाई कोई गैजेट्स हैं, फोन मोबाइल वगैरह हो गया या कुछ और आपके सामान है, कोई बैग है, वो आपने रखना है, तो आपको एक लॉकर दे दिया, चाबी दे दी, बस। आप अपना उसमें सेफ अपना सामान रख दोगे, लॉकर फैसिलिटी यूज कर रहे हो। उसके लिए वो जो क्लब है वो आपसे कुछ रेंट चार्ज कर रहा है। मंथली रेंट हो सकता है, एनुअल हो सकता है, जैसे भी। तो लॉकर रेंट, तो क्लब के लिए तो इनकम है ना, एक तरह से रिसिप्ट है, पैसे मिलेंगे उसे। ठीक है। एफ पार्ट, एक और लिख लो, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। स्लैश कर लो ओल्ड मटेरियल्स। कोई पुराना मटेरियल वगैरह स्क्रैप में बेचा है, न्यूज़पेपर बेच दिए हैं, तो भैया रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं ये। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पेज आओ, या आगे लिखो। अब कुछ पेमेंट्स लिख लेते हैं, कुछ कैपिटल पेमेंट्स और कुछ रेवेन्यू पेमेंट्स। तो नंबर थ्री पे, कैपिटल पेमेंट्स, पैसा गया, कैश आ रहा है, तो कहाँ कहाँ पे जा सकता है जो कैपिटल पेमेंट्स हो? कैपिटल पेमेंट मतलब लॉन्ग टर्म। तो नंबर वन पे लिखे हैं सबसे पहले तो, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इसी के साथ लिख लो परचेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ओके। चलो आगे लिखें आप, रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, लाइक रीपेमेंट ऑफ लोन्स कर दें, लोन्स स्लैश लाइबिलिटीज, मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होनी चाहिए। तो डी में आप लिख लें
टूर्नामेंट एक्सपेंसेस या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस उसके बाद लिखें नंबर 4 पे रेवेन्यू पेमेंट्स। तो बाकी जो हमारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसके अंदर तो बहुत सारा नाम आप लिख सकते हो, सैलरीज लिख सकते हो, सैलरीज पेड टू स्टाफ, रेंट हो सकता है, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड। चलो एक नया नाम लिखो फिर। हाँ जी, ऑनोरेरियम, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे ऑनोरेरियम। ऑनर वर्ड से ये बनता है ऑनोरेरियम, ये एक तरह से रेमुनरेशन ही होती है। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं रेमुनरेशन। रेमुनरेशन मतलब कुछ जैसे सैलरीज होती हैं, तो सैलरीज का थोड़ा सा अच्छा नाम रेमुनरेशन, ऑनोरेरियम। तो इसका मतलब होता है कि एक तो टेम्परेली स्टाफ है कोई, या टेम्परेली हम किसी को पैसे दे रहे हैं, कोई फिक्स सैलरीज वगैरह नहीं दे रहे। तो किसको दे रहे हैं, किसी को ऑनर कर रहे हैं। जैसे कोई मान लो स्कूल है, तो स्कूल में ना किसी बड़े प्रोफेसर को बुलाया, ठीक है, आपने किसी बड़े प्रोफेसर को बुलाया अपने स्कूल में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, या किसी स्पेशल फंक्शन, मान लो एनुअल फंक्शन है और उस पे किसी को, किसी प्रोफेसर को आपने एज अ चीफ गेस्ट बुला लिया, और उन्होंने वहां पे कुछ अच्छी स्पीच दी है, या बच्चों को दो चार लेक्चर दिए हैं आके, ठीक है, अच्छे अच्छे लेक्चर। तो उसके बदले में आपको, आपने उनको ऑनर करने के लिए कुछ पेमेंट कर दी है। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है वो, कि मान लो 20,000 रुपये उनको एक चेक दे दिया, ऑनरेरियम हो गया। है तो खर्चा ही है ना, खर्चा कहीं तो दिखाना पड़ेगा। तो उसको हमने एक नाम दे दिया अच्छा सा, ऑनरेरियम। या मान लो कोई कोई हॉस्पिटल है, तो वहां पे किसी डॉक्टर को, बड़े डॉक्टर को बुलाया है, ठीक है, वो डॉक्टर ने वहां पर जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल में कुछ ट्रेनीज हैं, तो उनको वो जो बड़े डॉक्टर हैं उन्होंने कुछ क्लासेस या कुछ लेक्चर्स कुछ कुछ उन्होंने अटेंड की हैं, ठीक है, तो उसके बदले में आप उनको कुछ पेमेंट कर रहे हो, ऑनररी हो, ऑनर कर रहे हो उनको, ठीक है, एक तरह से। तो ये कुछ हो गए आपके, कुछ टर्म्स आई हैं नई नई, कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर। हाँ, ये पूरे चैप्टर में आपको अगर अच्छे से करना है, क्लैरिटी लानी है, तो ये कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल एक्सपेंसेस या कैपिटल पेमेंट्स, रेवेन्यू पेमेंट्स, ये अगर आपको क्लियर हो जाती है, तो आगे के जो अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स कौन से बनाने हैं हमने, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी अगर आपको डिफरेंशिएट करना आता है कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर में। ठीक है, तो ये वैसे हमारा 11th चैप्टर का टॉपिक है। क्लास 11th में आपने फाइनल अकाउंट के चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ, थ्योरेटिकल पॉइंट भी इसके पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक ऑफ अकाउंटिंग है। चलो आओ इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आओ जी बच्चों, फ्रेश पेज पे लिखें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट।
इसको नंबर 1 कर दीजिए। चलो इसके नीचे लिखो कुछ पॉइंट्स इसके। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा R&P अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो बार बार पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बेसिक कुछ हम इसके फीचर्स कुछ लिखेंगे। ठीक है, तो आओ जी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक कैश अकाउंट। तो ये तो हमने ऊपर भी लिख लिया था। ठीक है, ये कैश अकाउंट की तरह काम करेगा ये। तो उसके बाद लिखें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट consists consist a classified summary consist a classified summary of cash transactions the receipt and payment account consists a classified summary of cash transactions various under various heads of accounts। तो क्लासिफिकेशन होती है अलग अलग हेड के, मगर उनकी समरी होती है, डिटेल नहीं बतानी, डेट वाइज नहीं कुछ करना, पूरे साल का हिसाब समरी एक। ठीक है, कि पूरे साल में कितनी सैलरी पे की है, पूरे साल में कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव की है, वो उस तरीके से कुछ हम सिंपल सा एक अकाउंट बना लेंगे। नंबर 3 पे लिखें दिस अकाउंट दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस कैश बेसिस ओनली। कैश बेसिस को आप अंडरलाइन कर लें। इसके आगे ही ब्रैकेट में लिख लें नेक्स्ट लाइन में that is not on accrual basis not on accrual basis। तो इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, क्योंकि कैश बेस पे बनना है। देखो दो बेसिस होते हैं, एक एक्रूवल बेसिस है कैश बेसिस, ये भी वैसे 11th का बेसिक टॉपिक है, अकाउंट्स का ही है सारा। ठीक है, कैश बेसिस का मतलब होता है कि कैश किसी भी पीरियड का हो, कैश आ रहा है जा रहा है, सिर्फ वो देखना है। तो कैश बुक या कैश अकाउंट आप कैश बेसिस पे ही बनाते हैं। उसमें एक्रूवल बेसिस क्या होता है? एक्रूवल बेसिस पे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, उसमें आप देखते थे कि कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, एक्रूवल बेसिस में यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं लिखने हैं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग तो मतलब आपने पे ही नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस पे। ठीक है, तो आगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो और समझ लेंगे। अभी लिखो आगे, ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड recorded in receipt and payment account, that is only cash receipts and cash payments। तो ये तो वही मतलब हो गया। ठीक है,
रिसिप्ट्स हमने ऊपर क्लासिफाई भी किया था कि रिसिप्ट्स आपकी कैपिटल और रेवेन्यू दोनों नेचर की होती है, ठीक है, और पेमेंट्स भी दोनों नेचर की होती है। इसमें एक और लाइन लिख लें, इट मीन्स नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, यानी इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, तो उसमें रिकॉर्ड नहीं करते नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को। नंबर 5 पे फिर लिखें, बोथ कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर transactions are recorded in receipt and payment account। कैपिटल नेचर रेवेन्यू नेचर हम अच्छे से नोट कर चुके हैं। तो सारी कैपिटल नेचर रिसिप्ट्स, हाँ, कैश बेसिस होने चाहिए, ठीक है, नॉन कैश नहीं लेने। कैपिटल नेचर कैश रिसिप्ट होनी चाहिए, और रेवेन्यू नेचर कैश रिसिप्ट या पेमेंट्स, ऑब्वियस है, वो होनी चाहिए, तो वो सारी हम लेंगे। एक लास्ट पॉइंट लिखें इसमें, इट मीन्स कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये रिसिप्ट्स की बात कर रहा है, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो जो रिसिप्ट्स का मतलब है पैसा आया, और हमने पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, ये कैश अकाउंट होता है, तो कैश अकाउंट का रूल क्या होता है, पैसा आया तो क्या करते हो कैश को, डेबिट वर्ड कम्स इन, ठीक है, और जब पैसा जाता है तो उसको आप लिखते हैं क्रेडिट वर्ड गोज आउट। एक बीच में लिख लो, कहीं पॉइंट है, जैसे मैं इसी के साथ चलो लिख देता हूँ, आप भी देख लो, कहीं लिख लो, तो मेन है कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट होता है, तो आप कहीं भी इसके साथ लिख लो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज रियल इन नेचर, रियल इन नेचर। कभी कभी उसका नेचर पूछ लेते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर बताओ जी, तो आपने बच्चों इसको रियल अकाउंट नेचर लिखना है। तीन टाइप के अकाउंट होते हैं ना, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल तीन होते हैं, तो ये रियल नेचर का होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल है, ठीक है। तो लास्ट लाइन कंप्लीट करते हैं, इसमें क्या लिख रहे थे, इट मीन्स कैपिटल रिसिप्ट्स एंड revenue receipts are recorded on debit side of receipt and payment account, comma, and capital payments and revenue payments capital payments and revenue payments are recorded on credit side of receipt and payment account। तो बस ये हमने कुछ बिल्कुल बेसिक्स पॉइंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड
तो कोई भी एमसीक्यू का क्वेश्चन आ जाएगा तो वो आप बहुत ही इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, उल्टा पुल्टा जो मर्जी आ जाए। और इसी के बेस पे फिर हम कुछ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट उसकी एंट्रीज हैं वो भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो इसके बाद एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। तो आओ पहले समझ लो, फिर नोट कर लेना। तो बच्चों आपने 11th क्लास में एक कैश बुक का चैप्टर किया था, उसमें आप कैश बुक बनाते थे, या उसके अलावा आपने कैश अकाउंट बहुत बार बनाया हुआ है? ठीक है, जैसे होता है ना, अभी नोट मत करना कुछ। कैश अकाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो कैश का रूल क्या होता है जब कैश अकाउंट बनाते थे? तो कैश का रूल होता था कि जब भी पैसा आता है, रिसीव्ड होता है, रिसीव्ड, तो आप डेबिट साइड में डाल देते थे यहाँ पर। और जब भी आप कुछ पे करते थे, पेमेंट करते थे, तो आप क्रेडिट साइड में लिख देते थे उसको। यही करते हैं कैश अकाउंट में। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा कह रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक कैश अकाउंट। कैश की तरह काम करेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, और इसमें जो भी कैश ट्रांजेक्शन हैं सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस पे आती हैं, कैश बेसिस पे। ठीक है जी। उसके अलावा ये कह रहा था कि कैश रिसिप्ट लिखते हैं और कैश पेमेंट्स लिखते हैं, तो कैश बेसिस पे तो यही दो मिलेंगे। और अगली ही लाइन में कह रहा है कि कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों आती हैं। तो ठीक है जी, मगर हमें लेनी क्या है, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन लेनी है, कैश अकाउंट की तरह। ठीक है, तो आजो कैश अकाउंट में जो पैसा मिलता है वो किस साइड लिखते हैं, रिसिप्ट में, डेबिट में, और पेमेंट क्रेडिट में। तो बच्चों एनपीओ जो है, एनपीओ क्या करता है, ये कैश अकाउंट की जगह कैश अकाउंट का एक नाम चेंज करके इसका नाम रख देता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस हो गया कि नाम चेंज हो गया भैया कैश का। बेसिक रूल वही है, डेबिट और क्रेडिट का। जो पैसा आ रहा है रिसीव, तो फिर यहाँ पर हम लिख देंगे रिसिप्ट्स। डेबिट साइड में जो पैसा आएगा, रिसिप्ट्स, अमाउंट का कॉलम। और क्रेडिट साइड में जो भी पेमेंट्स होती हैं वो लिख दी जाएंगी। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, ये तो आपने बहुत बार बनाया हुआ है कैश अकाउंट। ठीक है, 11 से बनाते आ रहे हो। दूसरा रूल, दूसरा जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस कैश अकाउंट और इसमें क्या होता है। देखो, कैश अकाउंट जो आप बनाते थे ना, या कैश बुक जो बनाते थे, उसमें डेट वाइज होती थी ट्रांजेक्शन। ठीक है, डेट आप लिखते थे, तो डेट का भी एक कॉलम होता था, उसमें आप क्या करते थे कि डेट, जिस डेट पे पैसा कुछ आया है वो डेट लिख के फिर आप अमाउंट लिखते थे। ठीक है, तो डेट चलती थी। जैसे सैलरी पे की है, तो हर महीने सैलरी पेड होगी, तो सैलरीज, अमाउंट लिख दिया। ये मान लो 30 अप्रैल आ गई, फिर 31 मई आ गई, 22 सैलरीज, मैं सिर्फ सैलरीज का बता रहा हूँ। तो मान लो 10,000 हर महीने सैलरी आप पे कर रहे हो। फिर 30 जून को सैलरीज कैश अकाउंट में। फिर ऐसे ही हर महीने सैलरी 10,000 10,000 ऐसे करके, तो साल में 12 बार आपने सैलरी पे कर दी होगी, पेमेंट साइड में आ गई होगी। ठीक है, 12 बार, 12 टाइम्स। तो टोटल सैलरी कितनी पे की है, टोटल सैलरी पे की है 1,20,000। अब कैश अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बेसिक डिफरेंस ये हो गया कि कैश अकाउंट में तो डेट वाइज आती है, इंडिविजुअल जिस डेट पे आपने ट्रांजेक्शन दी है, चाहे वो 31 को पे किया है, चाहे 30 को, चाहे 15 को सैलरी पे किया है, उस डेट के ऊपर, उस डेट पे ट्रांजेक्शन आ जाए, एंट्री आ जाए। मगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या करते हैं, डेट वाइज भी लिखते हैं, टोटल पूरे साल में कितना पैसा एक प्रॉपर, एक पर्टिकुलर हेड के अंदर पे किया है, सैलरी के अंदर कितना पैसा पे किया है, उसका टोटल बताना है बस। तो उसमें क्या लिख दिया जाएगा, बाय सैलरीज, पेमेंट्स में
कितनी सैलरी, जितनी भी पेमेंट हुई है, मान लो 1,20,000 पेड हुई है तो 1,20। और अगर मान लो आखिरी आखिरी महीने की सैलरी पे नहीं की है, सिर्फ 11 महीने की सैलरी पे की है, तो इसका मतलब कितनी पेड की होगी? 1,10,000 बस। तो यहाँ पे 1,10 की टोटल पेमेंट हम दिखा देंगे, डेट के हिसाब से नहीं दिखाते, टोटल कितनी पेमेंट हुई है एक्चुअली वो दिखा देंगे बस। तो इसमें हमने एक पॉइंट लिखा था शुरू में, तो मैं मार्क कर देता हूँ। सेकंड पॉइंट में हमने लिखा था रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट कंसिस्ट अ क्लासिफाइड समरी। एक समरी प्रेजेंट करती है ये रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट, ठीक है। एक ही पेज के ऊपर पूरे साल की समरी पे कर दे, समरी प्रेजेंट कर दे। समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन अंडर द वेरियस हेड्स ऑफ अकाउंट। वेरियस हेड्स मतलब सैलरी कितनी पे की है पूरे साल में, तो सैलरी कोई एक ही दिन में थोड़ा ना पे की होगी। पेमेंट एक्चुअली पेमेंट तो हर महीने के हिसाब से किया होगा ना, मगर हम रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में उसकी समरी, उसका टोटल बता देंगे कि हाँ जी सैलरी हमने पूरे साल में 1,10 पे किया है, रेंट पे किया है, मान लो रेंट जो है 9,000 पे हर महीने पे कर, ठीक है, या हर क्वार्टर पे कर रहे हैं, चलो क्वार्टरली पे कर रहे हैं तो 36,000 का रेंट दिखा देंगे बस। ऐसे करके जो पैसा आएगा वो सारा डेबिट साइड, ठीक है। चलो, तो थोड़ा सा बेसिक आपको समझ आ गया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश अकाउंट में भी डिफरेंस अगर अगर है हल्का सा, तो वो क्या चीज है? कैश अकाउंट क्यों नहीं लिख रहे फिर हम इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिख रहे हैं क्योंकि ये समरी प्रेजेंट कर रहा है। चलो, अब आप लोग अपने रजिस्टर में एक ऐसा ही फॉर्मेट छोटा सा जल्दी से बना लो, बॉक्स बना लो। हाँ जी, बन गया जी। तो लाओ, इसका एक बेसिक फॉर्मेट आपको लिखवा रहा हूँ सबसे पहले। तो कैश अकाउंट हो तो कैश या बैंक अकाउंट, उसका सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस होता है ना, और बैलेंस डेबिट साइड में आएगा। तो आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, उसके ब्रैकेट में लिख लें ओपनिंग कैश स्लैश बैंक भी कर लो, कैश और बैंक एक ही बात है, ठीक है, बैंक भी इसी में डाल देना। कैश का बैलेंस बैंक दोनों का दिया है, दोनों का लिखो, दोनों का लिख देना, ठीक है। अच्छा, बैंक का कभी कभी नेगेटिव बैलेंस भी होता है, तो लिखो फिर बाय, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन ब्रैकेट में लिख लें बैंक ओवर ओपनिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट या ओपनिंग ओवरड्राफ्ट लिख लो बस, इतना में ही चल जाएगा, ठीक है जी। तो जो ओपनिंग ओवरड्राफ्ट होगा वो आप क्रेडिट साइड में डाल देना अगर है तो। चलो, इसके बाद बच्चों जितनी भी कैश रिसिप्ट्स होंगी वो सारी की सारी डेबिट साइड में आ जानी चाहिए। कैश रिसिप्ट्स सिर्फ कैश होना चाहिए, नॉन कैश नहीं, वो हमने ऊपर डिटेल में बहुत बार लिख लिया कि नॉन कैश को तो लेना ही नहीं है। और कैश रिसिप्ट्स में हमने दो चीजें लिख रखी हैं, दो टाइप की होती हैं, तो उसमें लिख लो कैपिटल रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स भी आ जाएंगी अपने अपने नाम के अकॉर्डिंग, और रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी आप ले लोगे। उसकी डिटेल आपके रजिस्टर के पिछले पेज पे लिखी होगी, ठीक है, अगर आप लोगों ने नोट की है तो। चलो, और ऐसे ही जितनी भी कैश पेमेंट्स हैं वो आप बाय कैश पेमेंट सारी की सारी क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। और उसमें भी अगेन दो टाइप की आपकी पेमेंट होती हैं, कुछ होंगी आपकी कैपिटल पेमेंट्स, जैसे कोई फर्नीचर खरीद लिया, ठीक है, कोई एसेट खरीद ली, इन्वेस्टमेंट खरीद ली, और कुछ होंगी आपकी रेवेन्यू पेमेंट्स।
तो ये सारे अमाउंट आपने लिख देने हैं। ठीक है जी। चलो, अब इसके बाद बच्चों आपको बस इसका बैलेंस निकालना है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो कैश का बैलेंस लिखो जी, फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसमें लिख लो ब्रैकेट में क्लोजिंग कैश कॉमा बैंक, और ये यूजली बैलेंस करके आपको मिलेगा। ठीक है, या हो सकता है कैश का बैलेंस दे दें और बैंक का बैलेंस निकाल लोगे डिफरेंस करके। अच्छा, अगर नेगेटिव आ जाए तो डेबिट साइड में डाल देना, टू बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंस, ब्रैकेट में लिख लो ओवरड्राफ्ट या क्लोजिंग ओवरड्राफ्ट लिख लो। कैरिड डाउन का मतलब क्लोजिंग होता है, अब इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। चलो जी, तो ये हमने एक छोटा सा फॉर्मेट बना लिया, और आगे कुछ क्वेश्चंस इसके आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है।